नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति आय दृष्टि। यानी समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति क्या है? आय दृष्टि है। तो आय दृष्टि जो 2025 का फर्स्ट एडिशन, इसमें देखें तो समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन इसमें कलेक्शन किया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक के आंकड़े इसमें अपडेटेड किए गए हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण लेक्चर यानी इसके अनुक्रमणिका को देखें तो इसमें जो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर आय दृष्टि पर आधारित जो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उसमें राष्ट्रीय परिदृश्य पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर चैनल पर अपलोडेड है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा आर्थिक परिदृश्य का इंग्लिश एडिशन भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। कुछ इसके शेष पार्ट है वो जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। आर्थिक परिदृश्य के वैज्ञानिक परिदृश्य का भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर चैनल पर अपलोडेड है। और इसके अलावा देखें तो उत्तर प्रदेश स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है ये बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो आज का लेक्चर देखें तो इस संक्षिप्तियों पर आधारित है। तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध करा दिए गए हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसमें इंडियन हिस्ट्री के जो सारे पार्ट हैं और ज्योग्राफी के भी और भारत की राज्य व्यवस्था के और इकोनॉमिक्स के सारे पार्ट बना के लेक्चर पर अपलोडेड हैं। तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देखते रहें। तो आज इस लेक्चर में देखते हैं संक्षिप्तियाँ, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। स्पेशली देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें तो 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही एसएससी और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं यानी यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए यूपीपीएससी द्वारा आयोजित पेड 2025 के लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जो संक्षिप्तियों पर आधारित देख सकते हैं इसको। तो संक्षिप्तियाँ में क्या नहीं थे इसको देख लें। इसमें चर्चित व्यक्ति शामिल किए जाएंगे, चर्चित स्थल, पुरस्कार, सम्मान, ऑपरेशन अभियान, सम्मेलन, समारोह, योजना, परियोजना, संधि, समझौते, संघ, संगठन, आयोग, समिति, चर्चित वर्ष दिवस, चर्चित पुस्तकें व अन्य विविध अध्ययन महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त वार्षिक संकलन इसमें दिया गया है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति है वह देखिए शुभांशु शुक्ला के बारे में देखते हैं। यानी यहाँ पर देख लें संक्षिप्तियाँ, करंट नोट्स है, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, यानी ये सारी जानकारी हमने पूर्व में देखा, तो ये सब इसमें शामिल। तो सबसे पहले टॉपिक चर्चित व्यक्ति को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले शुभांशु शुक्ला को देख लेते हैं। शुभांशु शुक्ला के बारे में देखें तो यह जो 22 दिसंबर 2024 को जो अपर पीटी एग्जाम यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो अपर पीटी एग्जाम कराया गया था, उसमें शुभांशु शुक्ला से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। हालांकि वन लाइनर नहीं था, यह मैचिंग के रूप में दिया गया था, इसलिए आप वन लाइनर के रूप में ज़्यादा तैयार न करें, उसके आगे पीछे की संपूर्ण घटनाओं को देख लें, तभी वह ज़्यादा सार्थक करंट अफेयर्स बन सकता है। वन लाइनर के रूप में बहुत कम पूछे जाते हैं, जैसा कि यूपीपीएससी का पैटर्न रहा है, तो इसलिए वन लाइनर के साथ साथ वो एक प्रश्नों का गुच्छा दे देता है। हालांकि कहने को तो 140 प्रश्न ही इसमें रहते हैं, लेकिन वो कई प्रश्नों का गुच्छा बना देने की वजह से ये प्रश्नों की संख्या वन लाइनर के रूप में देखें तो ये ज़्यादा हो जाती है, यानी ये दुगना या तिगुना हो सकते हैं। यानी औसतन देखें तो 400 से लेकर 300 के बीच प्रश्न वन लाइनर ग्रुप में इसमें हो जाएंगे, इसलिए वन लाइनर ग्रुप में आप 140 प्रश्न याद करेंगे तो आपके लिए कठिन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं शुभांशु शुक्ला के बारे में। तो यह है कि 25 जून 2025 को इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट XHO-4 मिशन के लॉन्च के साथ राकेश शर्मा 1984 के बाद अंतरिक्ष कक्षा में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। वे 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उनके साथ कौन लोग थे? तो पेगी विस्टन अमेरिका के, स्लावोस उजनास्की विस्की पोलैंड के था, टिबोर कैंपो हंगरी के इस मिशन पर शामिल थे। यानी कुल 4 लोग थे। शुभांशु शुक्ला सही देखें तो इसमें 4 लोग शामिल थे। और यह मिशन देखें तो यह मिशन क्या था? मिशन पायलट था। और ये मिशन जो है XHO-4 मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। हालांकि ये भारतीय मिशन नहीं था, लेकिन इसरो का जो गगनयान मिशन है उसमें ये सहायक हो सकता है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला उस भारत के गगनयान मिशन में शामिल हैं। जो अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं उसमें इनको शामिल किया गया भारतीय गगनयान मिशन से। ये भारतीय मिशन ने नोटेड पॉइंट है इसमें। कब इनको भेजा गया था? 25 जून 2025 को भेजा गया था। कितने लोगों के साथ भेजा गया था? तो कुल 4 लोग थे, यानी इनके अलावा देखें तो 3 लोग थे, इनको मिलाकर 4 लोग इसमें गए थे। तो भारत के 1 थे, अमेरिका के एक था, और पोलैंड का 1 था, और हंगरी का 1 था। नाम याद रख सकते हैं कि किनके साथ गए थे। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हुए। हालांकि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर नहीं गए थे। तो राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में गए थे, तो अंतरिक्ष को जाने के रूप में देखें तो सेकंड पर्सन ये हो जाएंगे शुभांशु शुक्ला। जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर देखें, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वालों के रूप में देखें तो ये पहले व्यक्ति हो जाएंगे, पहले भारतीय व्यक्ति हो जाएंगे। जबकि अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय व्यक्ति होंगे राकेश शर्मा के बाद। चलिए इस घटना को थोड़ा अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ देखें जो है राष्ट्रीय संस्करण दैनिक भास्कर का 16 जुलाई 2025 का है। तो यह जो वापसी की थी यह 15 जुलाई 2025 को जो यह वापसी हुआ था, इनका पृथ्वी पर वापसी हुआ था। तो इसको देखें तो 41 साल बाद अंतरिक्ष जाने वाले शुभांशु दूसरे और ISS पर 18 दिन बिताने वाले पहले भारतीय
शुभांशु शुक्ला देख सकते हैं। रिकॉर्ड हुई शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में 20 दिन 3 घंटे बिताने वाले पहले भारतीय बने। पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री पर 550 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अंतरिक्ष से देखने पर देखें तो इसमें अंतरिक्ष देखने पर जो है आज का भारत, यानी अंतरिक्ष पर देखने पर आज का भारत निडर, महत्वाकांक्षा से भरा, आत्मविश्वास से दिखता शुभांशु शुक्ला लौटने से पहले कहा था। अंतरिक्ष में बड़ी भारत की ताकत, ISS पर 18 दिन बिताए, अब नजर गगनयान पर। धरती के 322 फेरे और 1.4 करोड़ किलोमीटर का सफर कर लौटे शुभांशु। इसमें कुछ और ऐड करते हैं। गगनयान मिशन सफल होने की संभावना बढ़ी। इसमें देखें तो इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एस देसाई के मुताबिक इस साल गगनयान मिशन लॉन्च होना है, जिसमें मानव रहित 3 यान अंतरिक्ष भेजे जाएंगे। 2027 में इंसान को भेजेंगे। वो 2 से 7 दिन वहीं रहेंगे और फिर लौटेंगे। शुभांशु की वापसी गगनयान सफल होने की संभावना बढ़ गई है। बैकअप के जरिए दूसरे अंतरिक्ष यात्री प्रशांत नायर दोनों 6 महीने की जटिल ट्रेनिंग ले चुके हैं। मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत को आज अंतरिक्ष की दुनिया में एक अस्थायी जगह मिल गई है। तो यहाँ देख सकते हैं कि शुभांशु ने ISS पर 31 देशों के लिए 60 प्रयोग किए, 7 इसरो के थे। इनका डेटा अब मिलेगा। और यहाँ भारतीय प्रधानमंत्री का देख सकते हैं कि ये जो बधाई संदेश है कि शुभांशु के समर्पण और साहस ने 1 अरब सपनों को प्रेरणा दी है। यह भारत में मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। तो यहाँ थोड़ी जानकारी इसको अपडेट करके देखते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन, याद रखना कि ग्रुप कैप्टन रहे, ये भी नोटिस, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में 20 और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर 18 दिन बिताने के बाद धरती पर सकुशल लौट आए। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समयानुसार मंगलवार मिशन था 15 जुलाई 2025 को दोपहर 3:01 कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट के पास समुद्र में उतरा। फिर कैप्सूल को SpaceX के रिकवरी शिप सैनन पर लगाया गया। लैंडिंग के 50 मिनट बाद 29 वर्षीय शुभांशु कैप्सूल से बाहर आए। उनके साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी लौटे। फिर चारों को ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाया गया। यहाँ सभी 7 दिन रिहैब सेंटर में रहेंगे। उन्होंने ISS पर रहते हुए धरती के 322 चक्कर लगाए और 1.40 करोड़ किलोमीटर के सफर तय किया। केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक शुभांशु 17 अगस्त तक दिल्ली लौटेंगे। वह एक्जियम 4 मिशन के तहत 25 जून को ISS पर गए थे। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल कर दिया, अपडेट कर लिया। इसमें कुछ और इसमें देखना चाहें तो ये 15 जुलाई के ही अंक में ये दिया गया। देखें आप 8 स्टेप में वापसी, 23 घंटे की यात्रा, 26,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ 1600 डिग्री से गर्मी से गुजरेगा कैप्सूल। इन उतरने की प्रोसेस बता रहा है। तो यहाँ 4:45 यानी 4:45 सोमवार शाम को अनडॉकिंग ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ISS से अलग हुआ और यह 5:11 कैप्सूल का इंजन बर्न ऑन किया गया ताकि पृथ्वी के वायुमंडल की ओर तेज से बढ़ सके। और 7:36 मंगलवार सुबह कैप्सूल के ट्रंक को अलग कर हीट शील्ड को तैयार किया जाएगा। और 1:26 बाद दोपहर में 26,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। और 2:17 हीट शील्ड वायुमंडल में तेजी से बढ़ेगी। उस वक्त इसका तापमान 1600 डिग्री हो जाएगा। 2:27 वायुमंडल में गुजरने के बाद हीट शील्ड में पैराशूट 2 चरणों में खुलेंगे। पहला धरती से 5.7 किलोमीटर ऊपर खुलेगा। 2:47 दूसरा मुख्य पैराशूट 2 किलोमीटर ऊपर खुलेगा और 3:01 यानी 3:01 दोपहर में कैलिफोर्निया के समुद्र तट में लैंडिंग करेगा। तो शुभ आगमन शुभांशु 18 दिन बाद अंतरिक्ष से रवाना, आज धरती पर वापस लौटेंगे। सारी जानकारी पूर्ण में देख लिया, इसमें ये दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए अगले चर्चित व्यक्ति को देखते हैं। हमने शुभांशु शुक्ला को ज़्यादा विस्तार कर दिया। इसमें देखें तो दूसरे व्यक्ति राजीव मेमानी हैं। तो अर्स्ट एंग एंड यंग यानी EY इंडिया के अध्यक्ष और CEO 1 जून 2025 को वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। कौन? राजीव मेमानी जी। इस पर तो उन्होंने ITC लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक संजीव पुरी का स्थान लिया। इससे पहले कौन थे? संजीव पुरी जी इस पद पर थे। इसके साथ ही भारत बायोटेक इंटरनेशनल की सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक सुचित्रा के इला ने वर्ष 2025-26 के लिए CII की उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। यानी CII के अध्यक्ष कौन बनाए गए? राजीव मानी जी बनाए गए। और उपाध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो सुचित्रा के इला को बनाया गया है 2025-26 के लिए। दोनों 2025-26 के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद देखें डॉक्टर MR श्रीनिवास जी को देखें। यानी MR श्रीनिवास तो परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष 20 मई 2025 को इनका निधन हो गया। यानी MR श्रीनिवास जी जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे, 20 मई 2025 को इनका निधन हो गया। वह वर्ष 1990 से 92 तक वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के वरिष्ठ सलाहकार थे। यानी इसमें इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA कहाँ पर है? तो ये वियना में है। और यहाँ पर ये वरिष्ठ सलाहकार थे और भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे। उन्हें वर्ष 1984 में पद्मश्री
1984 पद्मश्री, ताबस 2015 में पद्म विभूषण। ध्यान रखना है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण भी होता है। देखें तो 3 तरह के सर्वोच्च बल्कि 4 तरह के नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं। तो प्रथम पर भारत रत्न होता है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरे स्थान पे पद्म विभूषण होता है, दूसरे स्थान पर पद्म विभूषण होता है। इसके बाद पद्म भूषण, तीसरा जो होता है पद्म भूषण होता है, यानी दूसरे स्थान पर कौन था, पद्म विभूषण दूसरा नागरिक सर्वोच्च सम्मान है। तीसरा पद्म भूषण होता है और चौथा पद्म श्री होता है। ये नागरिक सम्मान के अंतर्गत आते हैं। जबकि सैनिक सम्मान में सर्वोच्च जो देखें तो परमवीर चक्र आता है, फिर अशोक चक्र इत्यादि आते हैं शांतिकाल के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं, ये हमने देखा डॉक्टर M.R. श्रीनिवास जी को। इसके बाद न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी के बारे में देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 14 मई 2025 को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया इन्होंने, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी ने। इस पद पर उन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया। वो इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे दलित व्यक्ति हैं। इससे पहले न्यायमूर्ति KG बालाकृष्ण इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहले दलित व्यक्ति कौन थे जो CJI बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो KG बालाकृष्ण जी बने थे। और दूसरे कौन थे, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी बने हैं। और यह देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI बने हैं, जो कि 14 मई 2025 को अपने पद की गोपनीयता शपथ लिया। और किसका स्थान लिया, संजीव खन्ना जी का स्थान लिया, जो कि 91 यानी 51वें CJI थे। चूंकि इनका जन्म देखें, जो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी का डेट ऑफ बर्थ देखें तो 24 नवंबर 1960 को हुआ था। तो ये 24 नवंबर को जो है 65 वर्ष पूरा कर लेंगे, यानी इसी वर्ष जो है 24 नवंबर 2025 को उनको 65 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। इसलिए 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे। यानी मई में इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ लिया और नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, यानी रिटायर हो जाएंगे। यानी ये देखें तो 6 महीने तक जो है CJI यानी भारत के CJI रहेंगे, यानी 6 महीने बाद ये भी रिटायर हो जाएंगे 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इसके बाद वरिष्ठता क्रम से जो अगले 53वें बनेंगे वह न्यायमूर्ति श्रीकांत जी बनेंगे। वरिष्ठता क्रम के हिसाब से यदि बनाया जाएगा तो 53वें CJI जो न्यायमूर्ति श्रीकांत जी बनेंगे। 54वें जो यदि वरिष्ठता क्रम से बनाया जाएगा, यानी वरिष्ठता क्रम के हिसाब से, तो 54वें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ जी बनेंगे। हालांकि आगे करंट अफेयर्स होगा। वर्तमान में ये याद रखना कि 52वें जो मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी बनेंगे। और ये 65 वर्ष की आयु तक जो रहेंगे, तो 65 वर्ष की आयु उनकी जो है 23 नवंबर 2025 को 65 वर्ष पूरी हो जाएगी, बल्कि 24 नवंबर को पूरी होगी। उससे एक दिन पूर्व ही ये जो है 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे, यानी लगभग 6 महीने तक जो भारत के CJI रहेंगे। ये रामकृष्ण भूषण गवई जी, जो कि दूसरे दलित हैं। पहले दलित कौन थे, KG बालाकृष्ण जी थे। और याद रखें, एक KG बालाकृष्ण, न्यायमूर्ति KG बालाकृष्ण देखें तो ये 37वें CJI थे, यानी देश के जो है 37वें CJI बने थे। ये 2007 से लेकर के 2010 तक इन्होंने 37वें CJI के रूप में सेवाएं दिया था। और ये इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति थे। दूसरे यही हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जो कि 52वें CJI बने हैं। चलिए, इनको मैंने ज़्यादा विस्तार कर दिया। आगे देखें तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जी को देखें तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष 25 अप्रैल 2025 को इनका निधन हो गया। वे वर्ष 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रहे। लगभग 10 वर्ष तक जो इसरो के अध्यक्ष रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें तो वह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी जो नई शिक्षा नीति लाई गई। देखें, इससे पूर्व जो 1986 में जो थी, 1986 में यह लाई गई थी, यानी इससे पूर्व वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में थी, तो उसके देखें तो 34 वर्ष बाद ये नई शिक्षा नीति 2020 में लाई गई थी। इसके ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई उसके चेयरमैन जो है यही कस्तूरी रंजन जी थे। उन्हें वर्ष 1992 में पद्मश्री, 1982 में पद्मश्री, जो कि चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, तो 1982 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण, यानी तीसरा सबसे बड़ा सम्मान नागरिक सम्मान पद्म भूषण, 2000 में पद्म भूषण, तीसरा सबसे बड़ा सम्मान जो पद्म भूषण 2000 में को दिया गया। तीनों जो है पद्म पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका था। किसको, कस्तूरी रंजन जी को। इसको भी ऐड कर लें तो देखें, जो ये तो पूर्व अध्यक्ष थे जो इसरो के, वर्तमान अध्यक्ष V नारायणन जी हैं। देखें तो प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। 13 जनवरी 2025 को। कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। स्थान किसका लिया, तो डॉक्टर S सोमनाथ, यानी इससे पूर्व डॉक्टर S सोमनाथ जो है वो इसरो के अध्यक्ष थे। और जो है 13 जनवरी 2025 से किसको बनाया गया, V नारायण को बनाया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो है अध्यक्ष जो बनाया गया V नारायण जी को। और अभी देखा कि जो एक और थे जो अध्यक्ष रह चुके थे, उनका निधन हो गया था। वो थे, यहाँ देख सकते हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन का निधन हो गया था। और इनको देखें तीनों जो पद्म पुरस्कार वो दिया जा चुका था। अगला देखते हैं तो मनोज कुमार, जो
बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता जो है मनोज कुमार जी थे, इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका निधन हो गया। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक का मुंबई में निधन 4 अप्रैल 2025 को हो गया। उनका जन्म वर्ष 1937 में एबटाबाद पाकिस्तान में हुआ था। ये स्थान याद रखना, एबटाबाद कहाँ है, पाकिस्तान में है, और यहीं पर 1937 में इनका जन्म हुआ था मनोज कुमार जी का। इनका असली नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। इनका असली नाम, ये अक्सर एग्जाम पूछ सकता है कि क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियत का निधन होता है उनके असली नाम कुछ और ही होते हैं, तो असली नाम अक्सर पूछता है। इनका असली नाम क्या था मनोज कुमार का, तो हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। अपनी देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए भरत कुमार के नाम से भी प्रसिद्ध थे। यानी मनोज कुमार को जो है भरत कुमार के नाम जानते थे। क्यों करते थे? क्योंकि देशभक्ति वाली फिल्में ज़्यादा बनाते थे, उसमें ज़्यादा रोल करते थे। उनकी कुछ लोकप्रिय फिल्मों देखें तो उपकार था, पूर्व और पश्चिम, और क्रांति, पत्थर के सनम, सन्यासी, रोटी कपड़ा और मकान शामिल हैं। उन्हें वर्ष 1992 में पद्मश्री यानी चौथा सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है, और वर्ष 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मनोज कुमार जी को। अगला देख लेते हैं ज्ञानेश कुमार जी को। तो भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी CEC चीफ इलेक्शन कमीशन का पदभार कौन ग्रहण किया? ज्ञानेश कुमार जी ने 19 फरवरी 2025 को। स्थान किसका लिया? राजीव कुमार जी का, जो कि 25वें CGI थे। 25वें CGI कौन थे? राजीव कुमार जी थे। इनका स्थान कौन लिया? ये ज्ञानेश कुमार जी ने लिया, जो कि 26वें जो CEC या मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। और यह देखें तो जनवरी 2029 तक रहेंगे, यानी ज्ञानेश कुमार जी जो है जनवरी 2029 तक रहेंगे, यानी इनका लंबा कार्यकाल है। यानी 25 में ये देखते हैं आपका पदभार ग्रहण करते हैं और जनवरी तक चलेंगे। लगभग देखें तो ये 4 वर्ष तक रहेंगे। इन्हीं के समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में देखें 2027 में जो होने वाला विधानसभा चुनाव इन्हीं के समय होगा। और जो आम चुनाव होगा, यानी केंद्र में जो आम चुनाव होगा, अभी देखें 2024 में आम चुनाव कराया गया, तो ये 29 में ही होगा, लेकिन उससे पहले रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि 29 में जो आम चुनाव होगा वह मई जून यानी मार्च अप्रैल, बल्कि अप्रैल मई जून में होगा। जैसा कि नियमतः यदि पूर्ण बहुमत की सरकार तो नहीं है, यदि पूर्ण रूप से 5 वर्ष की कार्यकाल पूरा करती है, तो वह अप्रैल मई जून में जो इस बार कराया गया था जिस तरह से, उसी तरह से होगा। तो यही प्रक्रिया रहेगी, अर्थात ये रिटायर हो जाएंगे अगले आम चुनाव के समय या 19वें आम चुनाव के समय ज्ञानेश कुमार जी। हालांकि जैसा कि प्रस्ताव है कि वन नेशन वन इलेक्शन यदि ये हो जाता है तो फिर कुछ जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके जो है कार्यकाल को उसमें आम चुनाव के समय ऐड कर दिया जाएगा। और सारे ही जो हैं राज्य, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो 28 राज्य में तो विधानसभा है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश में 3 में विधानसभा, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और नवीन जो है जम्मू कश्मीर बनाया गया। तो 28 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर 31 स्टेट यूनियन टेरिटरी में जो है वो केंद्र के साथ चुनाव कराया जाएगा, यदि यह लागू हो जाता है वन वाली स्कीम। तो चलिए, ज्ञानेश कुमार को हमने थोड़ा विस्तार से देख लिया। वी नारायण को पूर्व में हम देख लिया कि जो है इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए। इन्होंने डॉक्टर S सोमनाथ का स्थान लिया। कार्यकाल 2 वर्ष का हो गया इनका, याद रखना है। 2 वर्ष का मतलब 25 में इन्होंने अपनी जो है नियुक्ति ली है, यानी नियुक्त किया गया, तो 2027 तक ये चलेंगे। संजय मल्होत्रा जी को देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देश के पूर्व राजस्व सचिव, यानी देश के पूर्व राजस्व सचिव रह चुके थे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यानी ये ध्यान रखना है कि 26वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया 11 दिसंबर 2024 को। कार्यकाल का 3 वर्ष का होगा। ये भी ध्यान रखना है कि 3 वर्ष तक के रहेंगे, अर्थात 24 में एक ग्रहण किया है तो ये 2027 तक ये चलेंगे संजय मल्होत्रा, यानी लंबा कार्यकाल इनका भी है। किनका स्थान लिया? तो शक्तिकांत दास जी का इन्होंने स्थान लिया। यानी इससे पूर्व RBI गवर्नर कौन थे 25 में? तो शक्तिकांत दास जी थे। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखें, यानी एक महान अर्थशास्त्री, भारत के जो है यह वित्त मंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष, RBI के यानी योजना आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और RBI के गवर्नर के रूप में अभी हमने देखा RBI गवर्नर कौन बनाए गए हैं? संजय मल्होत्रा बनाए गए हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ये RBI गवर्नर भी रह चुके थे। तो एक महान शख्सियत अर्थशास्त्री, इन्हीं के समय जो भारत में LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा 1991 में लाई गई थी। उस दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी थे, जिनको 2024 में 5 नए लोगों के साथ जो है वो भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो चलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में देखते हैं। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन 26 दिसंबर 2024 को हो गया। वे वर्ष 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लगातार 10 वर्ष तक रहे, यानी लगातार 2 कार्यकाल इनका रहा है। वह वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे, यानी PV नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री के समय यह जो भारत के वित्त मंत्री रहे। इसके साथ उन्होंने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, RBI के गवर्नर कब से थे? 1982-85 तक, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे, यानी UGC के अध्यक्ष भी रहे। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बड़ी शख्सियत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया 26 दिसंबर 2024 को। इसके बाद देखते हैं इन्हें मिले कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उन्हें मिले प्रमुख पुरस्कार सम्मान देखें तो पद्म विभूषण, यानी देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1987 में मिल गया था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995 में। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993 और
वर्ष 1994 में, वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993 में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार 1956 में ही इनको मिल गया था। तो इसमें मनमोहन सिंह के बारे में थोड़ा सा जानकारी ऐड कर लेते हैं। अक्सर जो एग्जाम में पूछता है उस दृष्टिकोण से देखिए तो इनका भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन 26 दिसंबर 2024 को हुआ। इनका जन्म जो हुआ था वो 26 सितंबर 1932 को जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म हुआ था। वो भी अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। यानी इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। अर्थात इनका निधन अक्सर पूछता है कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ था, तो 93 वर्ष के एज में जो है इनका डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था। और इसमें इनके बारे में देखें तो ये जो है यूपीए सरकार का जो था वह कार्यकाल, यानी यूपीए 1 यूपीए 2, यह लगातार 2 कार्यकाल के लिए देखे हैं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी देश के प्रधानमंत्री थे। तो उस दौरान इनके महत्वपूर्ण कार्य, इनके प्रधानमंत्री के समय जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए तो उसमें देखें तो RTE यानी राइट टू एजुकेशन लाया गया था। RTI भी इन्हीं के समय में लाया गया था। इसके बाद मनरेगा भी जो है इन्हीं के प्रधानमंत्री के काल में लाया गया था, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के। इसके बाद देखें तो ये लोकसभा के सदस्य कभी नहीं बने थे, ये राज्यसभा के ही सदस्य थे और ये असम राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे। सर्वप्रथम 1991 में जो ये असम राज्य से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद देखें 1995, 2001, 2007 और इसके बाद 2013 में पुनर्निर्वाचित हुए थे राज्यसभा के लिए असम से, यानी असम राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे संसद में राज्यसभा के रूप में। यानी भारत के प्रधानमंत्री जो दोनों सदन हैं, दोनों सदन का मतलब उच्च सदन और निम्न सदन, हालांकि संविधान में उच्च और निम्न की बात नहीं कही गई, लेकिन परंपरा के तौर पर उच्च सदन जो होता है वह राज्यसभा को और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो ये उच्च सदन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और प्रधानमंत्री के रूप में कोई भी व्यक्ति जो है सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा का। और प्रधान नियुक्ति होते समय यह भी इसमें बाध्यता नहीं है कि वह जो है किसी संसद का सदस्य हो, वो 6 महीने तक जो है प्रधानमंत्री रह सकता है, पर 6 महीने के बाद उसको सदन के किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। तो ऐसा हमने संविधान जो भारत की राज्य व्यवस्था उसमें विस्तार चर्चा कर लिया था। तो यह थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा हमने ऐड इसमें कर लिया। इसके बाद जो यहाँ पर हमने देखा मनोज कुमार जी के बारे में, तो यहाँ पर हमने निधन का देखा 4 अप्रैल 2025 को हुआ था। इनका जन्म देख लेते हैं। तो जो इनका जन्म हुआ था वो 2 जुलाई 1937 को हुआ था। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप दोनों लोग को साथ में लेकर देखें तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के 5 साल बाद इनका जन्म हुआ था। यानी यूँ कहें तो 5 साल छोटे थे। और दोनों लोगों की जो है डेथ जो है वह 2025 में होती है, यानी 93 के साल थे, 5 साल घटा देंगे तो ये 88 साल के हो जाएंगे। यानी 88 साल की आयु में जो है मनोज कुमार का निधन हो गया, जो कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता थे। अक्सर एज पूछता है, इस दृष्टिकोण से इसको आपको तैयार कर लेना है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में और मनोज कुमार जी के बारे में। चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण श्याम बेनेगल जी आते हैं। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक का निधन 23 दिसंबर 2004 को। उन्हें वर्ष 1976 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण और वर्ष 2005 में दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया था श्याम बेनेगल जी को। इसके बाद देखते हैं जाकिर हुसैन जी के बारे में। देखें तो प्रसिद्ध तबला वादक का सैन फ्रांसिस्को यूएसए में निधन हो गया 15 दिसंबर 2024 को। वो प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह अरखा के पुत्र थे। उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में पहली बार अमेरिका में कंसर्ट किया था। जाकिर हुसैन जी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें तो 6 दशकों के करियर में उन्हें 4 ग्रैमी अवार्ड जीते। उन्हें वर्ष 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण तथा 2023 में पद्म भूषण सम्मानित। इन्हें तीनों पद्म भूषण जो अवार्ड इनको दिया गया था। इसके बाद देखें डॉक्टर पी वेणुगोपाल जी के बारे में। देखें देश के प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक का निधन 8 अक्टूबर 2024 को हो गया। उन्होंने वर्ष 1994 में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। इसके बाद रतन नवल टाटा जी के बारे में देखें तो प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हो गया। वे वर्ष 1991 से 2012 तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष थे। सतीश कुमार देखें रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एनसीओ के रूप में पदभार ग्रहण किया 1 सितंबर 2024 को। तो इसमें देखें श्याम बेनेगल या जाकिर हुसैन जी को देखें तो 2024 में इन लोगों का निधन हुआ था। यानी एक तरफ से देखें तो इस पर महत्वपूर्ण नोट्स बनाकर जो कि अपर पीटी एग्जाम 2024 कराई गई थी 22 दिसंबर का, उसमें ये सारे लोग शामिल थे क्योंकि इस दौरान के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। तो इसमें जो है उनकी एज क्या थी, कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। तो जो चैनल पर सारे लेक्चर उपलब्ध हैं तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में देखें जो उसके बाद यानी उसमें 23 दिसंबर श्याम बेनेगल जी भी हैं, जो कि उसके बाद 22 दिसंबर के बाद ही ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो ये श्याम बेनेगल जी को आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने महत्वपूर्ण से डॉक्टर मनमोहन सिंह और जो है महत्वपूर्ण शख्सियतों में जो क्षति हुई थी, इसमें मनोज कुमार जो बॉलीवुड अभिनेता थे, इनका भी निधन हुआ था। तो आप इसको देख सकते हैं। अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति नियुक्ति के संदर्भ में देखें तो इसमें शिव सुब्रमण्यम रमण जी के बारे में देखें तो 20 जून 2025 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। भूपेंद्र यादव जी देखें तो केंद्रीय मंत्री जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के अध्यक्ष बने।
SPL देखें तो जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की महानिदेशक बने। इसके बाद देखें इसमें तो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी के बारे में देखें तो जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला ADC यानी एड डी कैंप नियुक्त हुई। कौन? फ्लाइट लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी। अरुण श्रीनिवास देखें तो जून 2025 में मेटा द्वारा भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक अप्रमुख नियुक्त किया गया इनको। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा देखें 3 जून 2025 को अंडमान निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके बाद देखें शैलेश नाथ गुप्ता के बारे में 31 मई 2025 को रक्षा संपदा महानिदेशक के पदभार ग्रहण किया। अश्विनी लोहानी देखें रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जून 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय PMML के नियुक्त किए गए। राजीव कृष्ण देखें तो वरिष्ठ IPS अधिकारी 31 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कार्यवाहक पुलिस निरीक्षक DGP के यूपी स्पेशल क्राइम पुणे। डॉक्टर अजय कुमार देखें तो 15 मई 2025 संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इंपॉर्टेंट है डॉक्टर अजय कुमार जी के बारे में। प्रकाश मखदूम के बारे में देखें तो 5 मई 2025 को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC के प्रबंध निदेशक MD के रूप में पदभार ग्रहण किया। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। KC वेणुगोपाल लोक सेवा समिति के अध्यक्ष यानी लोक सेवा समिति के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल जी को बनाया गया। राकेश शर्मा देखें तो वरिष्ठ IPS अधिकारी 1 मई 2025 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र चुनाव प्रबंधन संस्थान IIDEM के यह महानिदेशक नियुक्त किए गए या पदभार ग्रहण किया। आशुतोष दीक्षित देखें तो 1 मई 2025 को नई दिल्ली स्थित एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। ज्ञानेश कुमार सिंह देखें तो 30 अप्रैल 2025 को भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान IIC महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहयोग पदभार ग्रहण किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत देखें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मई 2025 में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने। इंपॉर्टेंट है, नालसा ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। हरवंश चावला मई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली देखें जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया 16 अप्रैल 2025 को। निधि तिवारी देखें वेरी इंपॉर्टेंट है तो वरिष्ठ IFS अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव नियुक्ति मार्च 2025 में। पूनम गुप्ता केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI की डिप्टी गवर्नर नियुक्त की गई अप्रैल 2025 में। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश केंद्र सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने 15 अप्रैल 2025 को। इसके बाद देखें न्यायमूर्ति जय मल्ल्या बागची के बारे में देखें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने 17 मार्च 2025 को। अंजू राठी राणा देश की पहली महिला विधिक मामलों की सचिव नियुक्ति मार्च 2025 में। डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन देखें भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र द्वारा उनके कार्यक्रम 2 वर्षों की वृद्धि की गई। डॉक्टर मयंक शर्मा देश के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDG के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण रहे अन्य राष्ट्रीय नियुक्तियों में वेरी इंपॉर्टेंट था।